Okay, let's start with question number 3, EVA topic. The income statement and balance sheet of Alpha Company Limited is given below. हमें इनकम स्टेटमेंट दिया है एंड बैलेंस शीट भी दिया है। ईवीए के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? अगर हम ईवीए का बेसिक फॉर्मूला देखें तो बेसिक फॉर्मूला वाइज हाउ वी कैन अराइव द ईवीए स्टूडेंट्स, हमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं और उसमें से मैं पहले फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। तो ईवीए इज नथिंग बट इट्स एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और रेसिडुअल इनकम ओवर एंड अबव कॉस्ट। So EVA is nothing but net operating profit after tax minus WACC into capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WCC ये क्या है? कैपिटल का चार्ज है। ये तो हमें देना ही पड़ेगा बिकॉज दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ओनर्स एंड आउटसाइडर्स। और जितना आपने कमाया, अगर 100 कमाया, 50 रुपए की कॉस्ट है तो 50 आपने एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज नथिंग बट द गेन, that is nothing but the value added by the company. That is why it is called as economic value added. तो in this question हमें इनकम स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से रिक्वायर्ड डेटा लेना है स्टूडेंट्स। तो अगर सबसे इजी पार्ट की अगर बात करूं दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स कहाँ मिलेगा? हमें बैलेंस शीट में मिलेगा। तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म कैपिटल लायबिलिटी साइड में कौन से हैं? इक्विटी कैपिटल है, रिटेन प्रॉफिट्स है एंड टर्म लोन। पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है? करंट लायबिलिटी। प्रोविजंस क्या है? करंट लायबिलिटी। या लॉन्ग टर्म भी रहेगा तो भी ये पार्ट नहीं है कैपिटल का। तो कैपिटल का पार्ट सिर्फ स्टार्टिंग के 3 है। सो लेट अस राइट दैट। फर्स्ट हमें क्या मिला? हमें मिला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट्स और क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन में? इक्विटी कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट्स एंड टर्म लोन। डिबेंचर्स होते हैं तो डिबेंचर्स भी मैं लिख देता, बैंक लोन होता तो भी मैं लिख देता। तो शेयर कैपिटल है 500, 400 एंड 600 रुपीज आर इन लैक्स। 500, 400 प्लस 600 सो इट कम्स टू 1500 लैक्स। चलो एक टारगेट अचीव हो गया। WACC अचीव करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। शेयर कैपिटल कौन सा है? शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल है मतलब मुझे चाहिए इसके लिए KE। रिटेन प्रॉफिट्स मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, उसके लिए भी KE ही यूज होता है। एंड टर्म लोन के लिए मुझे चाहिए KD, पर KD कैसा होना चाहिए? आफ्टर टैक्स। अगर ये तीनों मतलब ये दोनों KE एंड KD नहीं दिया है तो उसको निकालने का तरीका हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में सीखा था। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट इन द गिवन क्वेश्चन क्या मुझे इसका डेटा दिया है या नहीं। आफ्टर द बैलेंस शीट दे हैव सेड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब KE एंड कॉस्ट ऑफ डेट मतलब KD इज 14% एंड 8%। अब क्वेश्चन ये है सर, ये कॉस्ट ऑफ डेट KD जो दिया है यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, कुछ लिखा नहीं है। तो हम अज्यूम करेंगे सिंस इट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट, इट इज क्लियरली दे आर सेइंग कॉस्ट, सो आई एम अज्यूमिंग टैक्स माइनस हो चुका है मतलब आफ्टर टैक्स है KD। ओके, द कंपनी पेज 30% कॉर्पोरेट टैक्स। तो टैक्स रेट इज गिवन फॉर अनदर इंफॉर्मेशन। सो KE एंड KD रेडीमेड दिया है तो उसका इस्तेमाल करके हम अगले स्टेप पे जाते हैं WACC कैलकुलेशन के ऊपर। हम WACC निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें एक स्मॉल टेबल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट हम लिखेंगे सोर्स, सोर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के बाद स्पेसिफिक कॉस्ट एंड लास्ट में WACC। सोर्स, कितने कैपिटल के सोर्सेस हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में? देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 500 रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। फिर हमारे पास
रिटेन प्रॉफिट्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस 400. Then we have term loan of 600. So total capital employed 1500. Let us find out the proportion. 500 divided by 1500 comes to 0.33. 400 divided by 1500 is 0.27, and 600 divided by 1500 is 0.4. 0.40 भी लिख सकते हैं. प्रोपोर्शन के बाद यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट इन परसेंटेज. ओके, डायरेक्ट लिख देना है. इक्विटी शेयर कैपिटल के के लिखा जाएगा. के क्वेश्चन में दिया है 14%. सो 14. रिजर्व सरप्लस के लिए भी 14 एंड टर्म लोन के लिए केडी यूज करना है. और ये केडी हमने क्या एज्यूम किया है? एज्यूम इट इज आफ्टर टैक्स. ओके, एज्यूम किया हमने. एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा 0.33 into 14. 0.33 into 14, 4.62. नेक्स्ट सेम कैलकुलेशन करेंगे. नेक्स्ट स्टेप 0.27 into 3.78 and 8 into 0.4 is 3.2. So WSEC हमारा आ गया फाइनल, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आप इसको KO भी बुला सकते हो, इसका नोटेशन KO भी है. 3.2 plus 3.78 plus 4.62, 11.6%. क्या क्या मिला देखो. ईवीए के लिए हमें चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, WSEC. अभी नो पैट के ऊपर फोकस करते हैं. लेट अस कैलकुलेट नो पैट. स्टूडेंट्स, नो पैट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट लिख के दिया था. लेट अस गो टू दैट फॉर्मेट. फर्स्ट फॉर्मेट देखिए, हम सेल्स से शुरुआत करते हैं. सेल्स इज योर ऑपरेटिंग इनकम. रिमेंबर, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए कोई जगह नहीं, बिकॉज हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, वो भी कैसे? आफ्टर टैक्स. तो ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दिमाग में फिट कर दो. देन वी विल गेट ईबीआईटी. और ईबीआईटी के बाद डायरेक्ट आप सेकंड फॉर्मेट यूज करके शॉर्टकट तरीके से नो पैट निकाल सकते हैं, सीधा टैक्स माइनस करके. या फिर आपको लॉन्ग रूट अपनाना है, फॉलो करना है, तो यू हैव टू डिडक्ट इंटरेस्ट फर्स्ट, यू विल गेट ईबीटी, देन डिडक्ट करो टैक्स, यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फिर उसमें इंटरेस्ट वापस जोड़ना है, बट कौन सा वाला इंटरेस्ट? पहले वाला जो माइनस किया वो नहीं, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स. उसमें से टैक्स घटा के, उसमें से टैक्स डिडक्ट करके हमने जोड़ना है इंटरेस्ट, एंड देन यू विल गेट नो पैट. ओके फाइन. सो यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट दिया, तो इनकम स्टेटमेंट में तो सेल्स जरूर दिया रहेगा. लेट अस गो टू द इनकम स्टेटमेंट. क्वेश्चन में आ जाइए. ये रहा इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में. भले यहाँ पे ईबीआईटी दिया है 1900. सर यहाँ पे तो ईबीआईटी दिख रहा है, तो डायरेक्टली यही लीजिए. ये नहीं ले सकते, बिकॉज जो मैंने कंटेंट देखा स्टेटमेंट में, कुछ ऐसे खर्चे हैं, कुछ ऐसे इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग मुझे नजर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के वजह से इंटरेस्ट की कमाई हो रही, तो इन्वेस्टमेंट करना ये कंपनी का मेन बिजनेस नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट तो आमतौर पे होती है, एक्स्ट्रा मनी रहेगा तो कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स. पुराने एसेट्स स्क्रैप में बेचने के बाद को कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है, पर ये कोई कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. Loss on sale of old building, it's a non-operating expenditure. So because of such items, मैं directly 1900 adopt नहीं कर सकता मेरे calculation में. मुझे ये figure revise निकालनी पड़ेगी. तो I will take sales first, 5000. मैंने sales लिया. सेल्स के बाद फिर और कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग है, इग्नोर किया. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग है, इग्नोर किया. मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, तो सेल्स आ गया. खर्चे माइनस करते हैं, लेस. कौन से खर्चे हम माइनस करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेफिनेटली ऑपरेटिंग है, विच इज 1000.
800. Next, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये तीनों ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है. अमाउंट उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट 600, 500 एंड 300. ओके, और एक कॉस्ट है डेप्रिसिएशन के बाद, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग. ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, तो ये मैं कंसीडर नहीं करूंगा. मेरा टारगेट है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं हम लोग. फाइन, तो ईबीआईटी हमें मिलेगा, रिवाइज ईबीआईटी मीन्स ईबीआईटी विच वी रिक्वायर्ड फॉर ईवीए कैलकुलेशन. माइनस कर देते हैं ये सारे खर्चे 5000 में से. 1800 minus 600 minus 500 plus 800. 1800 is the EBIT for EVA कैलकुलेशन. अब मैं डायरेक्टली जंप करूंगा सेकेंड फॉर्मेट के ऊपर, माइनस करूंगा टैक्स. टैक्स रेट इज गिवन, टैक्स एट द रेट, लास्ट में बैलेंस शीट के बाद दिया कंपनी पेज 30% कॉर्पोरेट टैक्स, सो 30% डिडक्ट करेंगे. 1800 का 30% 540, and this is how we get no PAT, yeah, we can say OPAT also, operating profit after tax, 1260. now everything we have, अभी सिर्फ हमें फॉर्मूला में रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स. ओके, तो फॉर्मूला में रिप्लेस कर देता हूँ. therefore EVA is equal to 1260. by the way, these are the rupees in lakhs, students. You can give the heading rupees in lakhs minus WACC into capital employed. capital employed कितना 1500, इसके ऊपर 11.6%. 174, so rupees 1086 lakhs. This is the EVA, students. Any doubts you have? Clear है सबको? बट यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स यही नहीं पूछा है उन्होंने. They have asked us more. Read the question further. Last paragraph. लास्ट पैराग्राफ रीड कीजिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पूछा है. ओके, क्या पूछा देखते हैं. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईवीए. also calculate MVA, market value added, on the basis of market value of equity capital. ये बेसिस वगैरह छोड़ दो, MVA पूछा है तो MVA का फॉर्मूला लिख देते हैं. ओके, फर्स्ट राइट, लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ MVA. मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन. करेक्ट, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था स्टूडेंट्स. लेट मी शो यू द फॉर्मूला. मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू
मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, तो मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल इफ इट इज देयर माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फाइन, तो लो अपने पास एमपीएस है क्या क्वेश्चन में, फाइंड आउट करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। कम टू द क्वेश्चन, बैलेंस शीट में कभी आपको एमपीएस नहीं मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है क्या उन्होंने? लास्ट में ईपीएस दिया है, पीई रेशियो दिया है, एमपीएस नहीं दिया है। बट बाय यूजिंग ईपीएस एंड पीई रेशियो हम आराम से एमपीएस निकाल सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? पीई रेशियो इनटू ईपीएस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा एमपीएस। तो यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं वर्किंग के लिए एंड यहाँ पे दिखा देते हैं एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पीई रेशियो। ईपीएस तो उन्होंने दिया है हमें, ईपीएस इज 23.8 इंटू 2.5, 23.8 इंटू 2.5, सो 50 रुपीज 59.5, ये आ गया एमपीएस 59.5 इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये रहा, ईपीएस के फॉर्मूला में लिखा उन्होंने। ईपीएस का फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 50 lakhs दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर ये नहीं होता तो बैलेंस शीट में हमें एक इक्विटी शेयर की प्राइस दी है, फेस वैल्यू 10 रुपया, कैपिटल 500 का, तो 500 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ ही जाएगा 50 lakhs। ठीक है, तो इंटू 50 lakhs मत लिखना, बिकॉज हम शॉर्टकट में नंबर्स लिख रहे हैं, रुपीज इन लैक्स में लिख रहे हैं, इसलिए 50 लिखा है। माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में क्या क्या लेना है हमें? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में इक्विटी कैपिटल लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेंगे, टर्म लोन नहीं आएगा इक्विटी में, एंड देन फिक्टिशियस असेट साइड में देखेंगे कोई फिक्टिशियस असेट्स है क्या, नहीं है, तो ओनली इक्विटी एंड रिटेन प्रॉफिट्स 500 प्लस 400। So 59.5 into 50 is 2975 minus 900. So market value is rupees, market value added, sorry, rupees 2075 lakhs. That's it. Okay, please make a note of this. We are going to start with the next sum. Once you finish this, students, evaluate this sum also. ये मैं practice के लिए देने वाला हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। आपका लिख के होने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार देख लेना। इट्स एग्जैक्ट कॉपी of question number 3 with change of numbers. So please make a note of this. 724 it is, 734, 35 we will start with the next sum. Be quick while writing. This was question number 3. Okay, this is question number 10. Let's read the question. Compute EVA of BPCL Limited for 3 years from the information given below. Rupees are in lakhs, year wise data is given,
तो 3 आंसर निकलेंगे ईवीए के स्टूडेंट्स। हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स हमें टोटल बताया है कितना कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट कितनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सो इट इज नथिंग बट EBIT, earnings before interest and tax. Corporate income taxes 80, 70, 120. Then they have given us average debt upon total capital employed in percentage. So by this formula we can say ये डेट का प्रपोर्शन बता रहा है, करेक्ट। हम ऐसे ही प्रपोर्शन निकालते हैं ना, डेट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। पिछले सब में ऐसा ही किया था। देखिए ये प्रपोर्शन कैसे निकाला है, 0.33। इक्विटी का अमाउंट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टर्म लोन का प्रोपोर्शन 0.4 कैसे ही निकाला, 600 अपॉन 1500। तो सेम ही यहाँ पे भी डेट कंपोनेंट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, परसेंटेज में है 40%। तो सीधा सीधा ये बोल रहा है फर्स्ट ईयर में डेट कंपोनेंट 40% है, तो बाहर वालों का फंड 40% है, तो ओनर का फंड रिमेनिंग रहेगा 60%। सेकेंड ईयर में डेट फंड मतलब बाहर वालों का पैसा 35% है, तो ओनर्स का पैसा कितना रहेगा, 65% रहेगा। एंड थर्ड में बाहर वालों का फंड 13% है, तो ओनर्स का फंड रिमेनिंग 87% रहेगा। ओके, तो ये प्रपोर्शन के लिए हमें काम आएगा स्टूडेंट्स। बीटा वेरिएंट, बीटा दिया हुआ है। रिस्क फ्री रेट IRF दिया है, मतलब RF लिखते हैं हम, सॉरी IRF भी लिखा जाता है बट आपको मैंने RF बताया। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी रिस्क प्रीमियम दिया है, एंड कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स मतलब KD आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स मतलब KD आफ्टर टैक्स इज गिवन। तो KD हमारे पास है, हमारे पास KE नहीं है, तो KE निकालेंगे बाय यूजिंग दिस डेटा। इसके लिए हमने सेपरेट सम किया था, क्वेश्चन नंबर 7 स्मॉल सम था, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके फाइन, तो तीनों ईयर का हम पहले KE निकालते हैं, बट डायरेक्ट KE के ऊपर जंप नहीं करना है स्टूडेंट्स। पहले आपको फाइनल करना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, EVA इज इक्वल टू NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC। सो ये डिटेल्स हमें चाहिए और 3 आंसर्स निकलेंगे, ईयर 1, देन ईयर 2 एंड देन ईयर 3। हमें NOPAT चाहिए। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब EBIT दिया है, तो पहले NOPAT निकाल लेते हैं तीनों ईयर का। EBIT बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। 850, 1250 एंड 1600, ये EBIT है। और ये शॉर्टकट वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। सेकेंड वन, हमने अगर टैक्स माइनस कर दिया तो मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा NOPAT। सो टैक्स का परसेंटेज भले नहीं दिया पर अमाउंट दिया है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 80, 70 एंड 120। 7, 70, ईयर 1180 एंड ईयर 1480। NOPAT हो गया स्टूडेंट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये रहा, रेडीमेड दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिर्फ अभी हमें WACC निकालना है। WACC तीनों साल का निकालना है स्टूडेंट्स। पर WACC निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए हाथ में, KE एंड KD। KD तो मेरे पास सब में ऑलरेडी है। KE निकालते हैं तीनों ईयर का।
कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन ब्रैकेट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू बीटा। करेक्ट, ये फॉर्मूला है। ईयर 1 इज इक्वल टू, ईयर 1 में रिस्क फ्री रेट कितना दिया है? 12.50। परसेंटेज रहेगा तो इग्नोर करो, परसेंटेज को डायरेक्ट लिखा जाता है, हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न सर नहीं दिया है, बट ये ब्रैकेट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा इसको क्या कहा जाता है? रिस्क प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ। तो रिस्क प्रीमियम हमें ऑलरेडी दिया है 10 इंटू बीटा, बीटा फैक्टर 1.10। तो ये फर्स्ट ईयर का के आ जाएगा। ईयर 2 के लिए 12.50 प्लस रिस्क प्रीमियम 10। तीनों ईयर के लिए डेटा सेम है स्टूडेंट्स, तो सेपरेट निकालने की शायद बीटा अलग है। ओके, अलग निकालना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, बीटा डिफरेंट है तीनों ईयर का। इनटू बीटा फैक्टर इज 1.20 एंड फॉर थर्ड ईयर 12.50 प्लस 10 इंटू 1.30। So 23.5%, 24.5% एंड 25.5%। ये आ गया हमारे पास के ई। के डी आफ्टर टैक्स उन्होंने खुद बोला है पोस्ट टैक्स 19, 19 एंड 20। So KD is, we already have year wise year 1 का 19%, 19% and 20%. So KE and KD हो गया स्टूडेंट्स। नाउ वी विल कैलकुलेट WACC। WACC ऑफ ईयर 1 फॉर्मेट यही रहेगा स्टूडेंट्स। सोर्स भी अमाउंट की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑलरेडी प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन स्पेसिफिक कॉस्ट परसेंटेज एंड WACC। सोर्स कौन से सोर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे? डेट है ऑब्वियसली, बाकी का ओनर्स फंड रहेगा, उसको हम बोलेंगे इक्विटी। ओनर्स फंड्स को क्या बोलेंगे? शेयरहोल्डर्स फंड्स बोलो या फिर इक्विटी। प्रपोर्शन डेट का फर्स्ट ईयर में कितना है? डेट अपॉन टोटल कैपिटल इज 40%, इट इज ऑलरेडी इन परसेंटेज। तो प्रपोर्शन कैसा लिखा जाएगा? 0.40। करेक्ट, प्रपोर्शन। तो ये 40% है, तो इक्विटी कितना रहेगा? 60%, दैट इज 0.60 स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक कॉस्ट डेट कितना है फर्स्ट ईयर में? 19। केई कितना? 23.5। ये हमें बताएगा WACC फॉर द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट WACC ऑफ ईयर 2, सेम वर्किंग, डेट एंड इक्विटी। डेट का प्रोपोर्शन सेकेंड ईयर में कितना? 35%, 35 डिवाइड बाय 100, 0.35। प्रोपोर्शन हम ऐसे लिखेंगे। इक्विटी कितना है? इक्विटी कितना रहेगा? 35% अगर डेट है तो रिमेनिंग 65% रहेगा, तो 0.65। के ई कितना है सेकेंड ईयर का? के ई इज 24.5 एंड के डी कितना दिया है? 19। तो ये WCC सेकेंड ईयर का। एंड फॉर द थर्ड ईयर WCC ऑफ ईयर 3,
debt equity component, debt percentage given in the question 13%, मतलब 0.13, तो रिमेनिंग 87% इक्विटी रहेगा, तो 0.87. KD 20, थर्ड ईयर का 20, and KE 25.5. So this will give us WSEC for year 3. So वर्किंग कर लेते हैं फर्स्ट ईयर का 0.40 into 19, 7.6, 0.6 into 23.5, 14.1 plus 7.6, 21.7%. 0.35 into 19, 6.65, 0.65 into 24.5, 0.65 into 24.5 is 15.925. So 22.575%. And for third year, 0.13 into 20, 2.6, 0.87 into 25.5, 22.185. Final answer 24.785. देखो फ्लो कैसा है वो समझ लो, एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन जो दिए थे हमने यूज कर लिया. अब ईवीए के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं. नो पैट हमने निकाला है ईयर वाइज 770, 1180 and 1480 minus in bracket capital charge, capital employed given in the question 3000 lakhs, second year के लिए 3500 and 4000 into WSEC. फर्स्ट ईयर का 21.7%, सेकेंड ईयर का 22.575% and third year 24.785%. रुपीज आर इन लैक्स, सो आंसर जो आएगा वो स्टूडेंट्स लैक्स में होगा. $651, 770 minus 651 is positive 119 lakhs. 3500 into 22.575% minus 1180. So पॉजिटिव आंसर आया, ये भी 389.875 लैक्स. मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट, बिकॉज ऑलरेडी नंबर्स आर रिटन इन शॉर्ट फॉर्म. और यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर आया 488.6 लैक्स. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या डिफरेंट था यहाँ पे? डिफरेंस ये था कि डेट का प्रपोर्शन दिया था हमें. ऐसा सिमिलर एक सिंगल सम हमने शायद किया था, आई गेस सो, इन क्वेश्चन नंबर 8. पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रपोर्शन नहीं दिया था, सीधे सीधे नंबर्स दिए थे कैपिटल के. सो 8 and 10 इज ऑलमोस्ट सिमिलर. द ओनली चेंज इज यहाँ पे हमें इंडिविजुअल कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया डेट और इक्विटी का. 10 में हमें हिंट दिया था डेट अपॉन टोटल कैपिटल. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन के बाद 11 सम इज सिमिलर, तो 11 सम ही होमवर्क के लिए रहेगा. नंबर्स बदल के है वो, हर एक नए सम के बाद एक सम प्रैक्टिस के लिए है. ओके, सो यू नोट डाउन द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, then we will go ahead. I will give you 10 minutes to write down this. Right now it is 7:52. I presume I will be back here at 8:02 p.m.